हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट। तो आज मैं आपके साथ मेरी एमटी 2019 की डिस्क्रिप्टिव पेपर की जो कॉपी था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आरटीआई करके मैंने वो मंगवाया है, तो मैं आज आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे आरटीआई किया था एंड उसका कैसे मुझे रिप्लाई आया था, कितना टाइम लगा था रिप्लाई आने में, एंड उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देने के समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं कि मैंने क्या आरटीआई किया था। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको कोई भी अपने डिस्क्रिप्टिव कॉपी या सीपीटी कॉपी देखना होता है तो आप आरटीआई कर सकते हो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में। उसके अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी आप वो डिपार्टमेंट में आरटीआई कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये आरटीआई आपको कैसे करना होता है, क्या डिटेल में कैसे फॉर्म फिल करना होता है, कहाँ आपको आरटीआई के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो सब के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं वो सब बोलने जाऊँ तो वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या आरटीआई में लिखा था एंड उसका क्या जवाब आया था। तो देखिए, ये मेरा आरटीआई का फाइनल स्टेटस है। ओके, तो आप देख सकते हो ये मेरा नाम है एंड 6 नवंबर 2020 में मैंने अप्लाई किया था मेरे डिस्क्रिप्टिव पेपर की कॉपी के लिए। ठीक है, एंड मैंने कहाँ पे अप्लाई किया था? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर में मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने ईस्टर्न रीजन से मेरा एग्जाम दिया है, मैंने अपियर हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ईस्टर्न रीजन में मुझे अप्लाई करना होगा, वो नहीं। यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे ही मुझे रिक्वेस्ट फिल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिल किया था और उसके बाद मैंने ये छोटा सा यहाँ पे लिखा था कि रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई वांट टू सी माय मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट, एंड यहाँ पे मेरी नाम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद रोल नंबर मैंने लिखा था। एंड उसके साथ साथ आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू काइंडली प्रोसीड माई रिक्वेस्ट एंड सेंड मी माई कॉपी और पीडीएफ, ये सब मैंने छोटा सा एक लिखा था। ठीक है, एंड उसके साथ साथ एक ऑथेंटिकेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ता है। मैंडेटरी नहीं है, आप भेज भी सकते हो, नहीं भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे मैंने, मेरा जितना दूर मुझे याद है, मैंने एडमिट कार्ड भेजा था, मेरे एमटीएस की जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की जो एडमिट कार्ड था वो मैंने यहाँ पे भेजा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने 6 नवंबर को यहाँ पे अप्लाई किया था और उसके बाद फाइनली मेरा जो रिक्वेस्ट डिस्पोज हुआ था वो 16 दिसंबर को डिस्पोज हुआ था। लगभग 1.5 महीना लगा था मेरा जो रिक्वेस्ट है वो डिस्पोज करने में। इसके बीच में भी 2-3 प्रोसेसेस होता है, बट फाइनली ये जो रिक्वेस्ट डिस्पोज हुआ था वो लगभग 1.5 महीने बाद, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग था। जनरली इतना टाइम नहीं लगता है, बट पिछले साल इस टाइम पे भी वो कोरोना वायरस की वही चल रहा था, तो मे बी उसके लिए ये इतना डिले हुआ था, वो पता नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा टाइम इन्होंने लगाया था। सिर्फ एमटीएस में नहीं, मैंने अदर सीजीएल सीएचएसएल में भी जितने भी डिस्क्रिप्टिव कॉपी के लिए आरटीआई किया था सभी में इतना ही टाइम, सभी के लिए इतना ही टाइम और इससे ज़्यादा टाइम ही लगा था मुझे कॉपी रिसीव करने में। तो यहाँ पे देखिए एक लास्ट जो रिप्लाई आया था यही कि मेरा जो पेपर 2 का कॉपी है वो उन्होंने भेज दिया है, एंड विद ए लेटर, उनके एक लेटर भी था उसके साथ, पोस्ट के द्वारा उन्होंने भेज दिया है। तो उन्होंने क्या भेजा था मैं वो आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मेरा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की जो कॉपी था उसके साथ साथ ये एक लेटर उन्होंने भेजा था। आप पॉज करके ये देख सकते हो। तो ये लेटर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा एक्चुअल में कॉपी जो था वो आप देख लीजिए। देखिए जो मेरा पेपर था उसके ये फ्रंट पेज है। ठीक है, तो ये फ्रंट पेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसमें बहुत कुछ आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ जो आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे चारों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे आपको रोल नंबर, ये देखिए ये जो रोल नंबर है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर, ये सिग्नेचर आपको आफ्टर सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, एंड उसके बाद आप कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देने वाले हो वो भी आपको अच्छे से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये जो चारों चीज़ है ना, रोल नंबर, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड जो लैंग्वेज में आप एग्जाम देने वाले हो, ये चारों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक भी अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आपके फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत हो सकता है, आप डिस्क्वालिफिकेशन की चांसेस रहते हैं। तो यही मैं कहना चाहती थी कि ये चारों चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये मत सोचना कि इनविजिलेटर है वो तो चेक कर ही लेगा,
देखिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना नहीं है जितना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनल सिलेक्शन तो आपका होना है, ठीक है। तो इसलिए उनके ऊपर मत छोड़ देना कि वो तो ठीक से चेक कर ही लेगा, ये नहीं है। आपको खुद से अच्छे से चेक करना होगा कि आपने यहाँ पे रोल नंबर, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड यहाँ पे लैंग्वेज लिखा है कि नहीं। ये आप अंदर जो भी करो उससे कोई भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना ये चारों से फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये चारों बहुत ध्यान में आपको रखना चाहिए। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो इन्विजिलेटर है वो यहाँ पे साइन करेगा, वो भी आप एक बार देख ही लोगे क्योंकि यहाँ पे आपके सामने ही साइन करेगा। एंड लेफ्ट वाला ये जो पोर्शन है ये तो एग्जामिनर के है, ये आपको कुछ देखना की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके साथ साथ ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता ही होगा CGL 2018 में कितना दिक्कत हुआ था वो UFM को लेकर, अनफेयर मीन्स को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से आपको पूरा 0 मार्क्स मिल सकता है। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ के ही आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप अंदर जो भी लिखो उससे उतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि ये फ्रंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए जो मैंने आपको पॉइंट आउट किया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे टोटल 23 लैंग्वेजेस है। आप टोटल 23 लैंग्वेजेस में MTS के पेपर में अपीयर हो सकते हो। बेसिकली आपके नोटिफिकेशन में ही ये मेंशन रहता है कि हमारे जो 8th शेड्यूल है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है, वहाँ पे जो 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है, उसमें से कोई भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ ऐड होता है इंग्लिश, ठीक है। ये फर्स्ट ही देखिए इंग्लिश है एंड उसके साथ साथ इंग्लिश हमारे जो 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश के साथ साथ 8th शेड्यूल में जितने भी 22 लैंग्वेजेस है उनमें से कोई भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। उतना लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस भी रहता है। यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं भेजा उन्होंने, अगर भेजते तो वो भी मैं आपको दिखा सकती थी, बट क्वेश्चंस उतने लैंग्वेज में ही रहता है जितने लैंग्वेज में आप अपीयर हो सकते हो, ठीक है। तो इसमें से जो भी लैंग्वेज में आप अपीयर हो गए वो लैंग्वेज यहाँ पे आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि MTS में क्या क्वेश्चंस आया था, वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए MTS में एक आपको सुविधा ये है कि आपको ऑप्शंस मिलता है, आप ऑप्शंस से चूज कर सकते हो कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। एंड ये 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, ओके 50 मार्क्स का एग्जाम होता है एंड 30 मिनट्स आपको मिलता है, ओके 30 मिनट्स आपको मिलता है। 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, बट इसका मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स से नहीं ऐड होता है, ये सिर्फ आपको पास करना पड़ता है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एसे एंड लेटर ये दोनों ही रहता है MTS में। देखिए एसे में 5 टॉपिक दिया गया था, एयर पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्वच्छ भारत अभियान, इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फैमिली, ये 5 टॉपिक दिया गया था। एंड उसके बाद देखिए लेटर में भी 5 टॉपिक दिया गया था। फर्स्ट था देखिए राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग एक्स्ट्रा टाइम टू पे द फीस, write a letter to your friend telling him the reasons why you are unable to attend his wedding, write a letter to Delhi Nagar Nigam regarding mosquito issues, write a letter to your friend about your new hostel life experience, and last one is write a letter to the librarian requesting more GK books in the library, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लेटर की टॉपिक्स दिया गया है एंड यहाँ पे टोटल 5 ऐसे की टॉपिक्स दिया गया है एंड इसमें से आपको सिर्फ एक चूज करना है, ओके एक चूज करके आपको लिखना है विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, MTS में आपको ऑप्शंस मिलता है जो CGL एंड CHSL में नहीं मिलता है, ठीक है। वहाँ पे जो भी आपको देगा वो ही आपको अटेंड करना होता है, कोई ऑप्शंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चूज किया था लेटर एंड मैंने ये 4th वन चूज किया था, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर न्यू हॉस्टल एक्सपीरियंस। एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही मैं ये सब एग्जाम दे रही थी, तो मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन था वो मैंने हॉस्टल में बिताया था, तो वही एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे शेयर की थी। तो यही सब टॉपिक हिंदी लैंग्वेज में भी यहाँ पे है, हिंदी लैंग्वेज में भी सेम ऐसे एंड सेम टॉपिक यहाँ पे है। तो देखिए इससे में जो आया था वहाँ पे एयर पॉल्यूशन आया था, यहाँ पे वायु प्रदूषण, शिक्षा का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, छात्रों पर बढ़ता तनाव, परिवार के लिए जिम्मेदारियां, ये 5 ऐसे एंड उसके बाद सेम जो 5 वहाँ पे लेटर आया था यहाँ पे भी वो सेम ही सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ये है। तो इसमें से आपको एक चूज करना था, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको मेरी जो कॉपी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए। अच्छा, ये मेरा कॉपी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने जो यहाँ पे एड्रेस लिखा है वो एड्रेस दिया गया था, ठीक है। आपको मन से कुछ भी नहीं लिखना है,
उन लोगों ने जितना भी एड्रेस देंगे फिर सिर्फ वही आपको लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, कुछ भी नहीं, आपको खुद से कुछ भी नहीं लिखना है वहाँ पे। ओके, वहाँ पे उन्होंने जो दिया था प्रतिभा न्यू दिल्ली, वो मैंने लिख दिया था। उसके बाद आपको डेट लिखना होता है, तो डेट मेरा जो एग्जाम था वो नवंबर 24 में ही था। ओके, तो नवंबर 24 जिस दिन मेरा एग्जाम था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरा लेटर स्टार्ट किया है। मैं ये लेटर आपको पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, वो आप अगर आपको इच्छा हो तो आप पॉज करके ये लेटर देख सकते हो, ये बोरिंग हो जाएगा अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो। एंड यहाँ पे मैंने तब तो मैं नई थी डिस्क्रिप्टिव की, जस्ट मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, तो बहुत अच्छा मेरा इंग्लिश नहीं था। बट अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मेरा कुछ गलतियाँ यहाँ पे है। तो मैंने जो लेटर यहाँ पे लिखा था वो बहुत बड़ा हो गया था। एक्चुअली में वहाँ पे कोई वर्ड लिमिट नहीं था, वहाँ पे कोई भी वर्ड लिमिट नहीं था। तो विद इन 30 मिनट्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि कितना दूर मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे CHSL में आया था ऐसे बॉक्स जो रहता है वही मुझे लगा था कि ऐसे ही पेपर आएगा MTS में भी, बट ऐसा नहीं आया। यहाँ पे तो लाइन बाय लाइन ऐसा आ गया था। तो इसके लिए मुझे जो वर्ड्स है वो गिनने में भी बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ऐसे बॉक्स रहता है तो आपको सुविधा होता है गिनने में, पर लाइन बाय लाइन तब मुझे बहुत दिक्कत भी हो रहा था गिनने में, एंड टाइम जा रहा था, क्योंकि 30 मिनट्स तो बहुत ही कम होता है ना। तो अब वहाँ पे कोई ऐसा लिमिट नहीं था कि कितने में आपको लिखना है। बट लेटर तो ज़्यादातर छोटा ही लिखते हैं, बहुत बड़ा तो नहीं होता। बट अब देख सकते हो ये पेज के बाद मेरा ये पेज भी भर गया था, एंड उसके बाद यहाँ पे जाके मेरा ख़त्म हुआ था लेटर। उतना जल्दी में मैं सोच नहीं पाई कि मुझे कितने देर लगना चाहिए। तो घर पे आके मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि हो सकता है अगर मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँ, मैंने इतना बड़ा लेटर लिख दिया है। तो मुझे तो बहुत ही परेशानी होने लगी। कुछ लोगों को मैंने पूछा था, वो लोग मुझे कहने लगे कि हो सकता है आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ, क्योंकि इतना बड़ा तो लेटर कोई नहीं लिखता। तो बहुत डरी में थी, वो तो डर के मेरा 1 साल बीत गया, क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो 1 साल बाद आया था। तो 1 साल से भी ज़्यादा, एक्चुअली में 1 साल से भी ज़्यादा टाइम बाद फाइनल रिजल्ट आया था। तो जो भी हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने सिर्फ एक ऐसे यहाँ पे मार्क करते हुए उन्होंने गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे उन्होंने मार्क किया है, सिर्फ उन्होंने कोई भी यहाँ पे ना करेक्शन नहीं किया, जिसको देख के आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे मेरा गलती हुआ था इसलिए यहाँ पे करेक्शन किया है, ऐसे कुछ वो लोग नहीं करते। ठीक है, वो लोग, क्योंकि मैं सिर्फ MTS में नहीं, CHSL CGL का भी मेरा जो डिस्क्रिप्टिव का कॉपी है वहाँ पे भी सेम ही मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे ही वो लोग टिक करते हुए चले गए, लास्ट में यहाँ पे ऐसे मार्क्स लिख दिए। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे कोई भी करेक्शन नहीं करते, जिसको देख के आपको पता चले कि अच्छा ये मुझे नहीं करना चाहिए था, और अच्छा ये मेरा गलती था। तो ये भी कुछ पता नहीं चलता है ये देखकर। पेपर मंगवाने का यही मतलब था कि अगर देख सके कि कैसे चेकिंग होते हैं, बट ये देख के कुछ समझ नहीं आता है। तो मुझे 35 आउट ऑफ 50 मिला था, जो कि 70% मार्क्स है। बट अनफॉर्चुनेटली ये तो ऐड नहीं होता है फाइनल मार्क्स में। तो यही है मेरा MTS डिस्क्रिप्टिव पेपर की कॉपी। अगर आप चाहो तो पॉज करके ये देख सकते हो। मेरा जो हॉस्टल का जो भी एक्सपीरियंस था वही मैंने यहाँ पे शेयर किया है, एंड आई फाइंड आउट दैट कुछ यहाँ पे गलतियाँ है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, और कोई मिस्टेक्स, कोई स्पेलिंग एरर और कोई वोकैब का कोई एरर नहीं है, बट ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक्स है मेरा। बट यहाँ पे उन्होंने कोई भी फाइंड आउट नहीं किया। एंड डिस्क्रिप्टिव के लिए मुझे लगता है कि आपको अभी से ही स्टार्ट करना चाहिए। आप CGL हो, CHSL हो और MTS, जिस भी एग्जाम के आप कैंडिडेट हो, अभी एज आपको बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, सामने 2-3 महीने में लगता तो नहीं है कोई एग्जाम होगा। तो अगर आप आहिस्ता आपका प्रिपरेशन शुरू करो तो आपके लिए वो अच्छा होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है। मुझे तो बहुत दिक्कत हुआ था मेरे प्रिपरेशन टाइम में। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आहिस्ता आपका प्रिपरेशन थोड़ा स्टार्ट करो, एंड कैसे क्या करना है डिस्क्रिप्टिव में, क्या बुक्स पढ़ना है, कैसे आपको अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ाना है डिस्क्रिप्टिव के लिए, उसके रिगार्डिंग बहुत जल्द एक वीडियो मैं आपको यहाँ पे दूंगी। सो मैं ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द मैं वो वीडियो अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको राइटिंग की ज़रूरत होता है, आपको अच्छे से लिखना पड़ता है, लिख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता ही है। तो अभी टाइम है, तो इसलिए आप अभी अगर स्टार्ट करोगे तो आपका ही प्रेशर लो रहेगा डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम के वक्त। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी।
सो दैट्स ऑल, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।